एशिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है और जिसे अलग अलग मायने भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी बेंच पर अब यह फैसले को टाल दिया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि शिंदे सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो कुछ समय के लिए जरूर यहां पर अभी हटते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो छन छन के जो बात समझ में आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो चीफ व्हिप जो नियुक्त किया गया था गोगावली को, वो उसे नियुक्त करना बिल्कुल गलत था। यहां पर गवर्नर से सलाह मशवरा किया जाना था, वो भी नहीं किया गया। तो यानी कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो उस समय की गई थी उससे पूरी तरह से गलत सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पब्लिक फर्स्ट संपादक पंकज मुकाती जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार जवाहर नादर जी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले पंकज जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो इस फैसले को हम शिंदे गुट के लिए बड़ा झटके के तौर पे देखें या फिलहाल राहत के तौर पे देखें? लंबे उस पर देखेंगे तो ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि स्पीकर ही सारी चीज़ें तय करते हैं सदन में, और यहाँ पर स्पीकर को ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उनके फैसले को ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि स्पीकर का चयन ही गलत था, मतलब जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत है तो आगे के फैसले निश्चित तौर पे गलत ही साबित होंगे। तो अभी ये माना जाएगा कि फिलहाल की राहत है, जिससे वो कुछ अपनी बातें रख सकते हैं, और इसमें भी कोई ये फैसला नहीं दिया है, इसको बड़ी बेंच पे भेज दिया गया है। तो आगे चल के इस मामले में और बड़े मोड़ आएंगे और राजनीतिक लोग और सारे लोग समझते होंगे इस बात को अच्छे से कि इसमें शिंदे गुट को बड़ा झटका ही लगेगा। आज नहीं तो थोड़े दिन का टाइम मिल गया उनको केवल, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस मामले में आगे उनके साथ किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। उनको कोई पूरी तरह की राहत अभी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो गवर्नर का जो फैसला है वो सही नहीं था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, गवर्नर का फैसला सही नहीं था, ये उन्होंने पिछली सुनवाई में कहा था, और जिसके बाद ये भी कहा गया था कि उद्धव ठाकरे चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं तो उनकी बहाली भी नहीं हो सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, वापस सरकार नहीं बहाल की जा सकती। फैसला गलत था। उस मामले में निश्चित तौर पे फैसला गलत होने के बाद भी ये समझ में आता है कि राजनीतिक रूप से और संसदीय रूप से जो के बाद कोर्ट उस पर केवल बातें बर सकता है, उसके अच्छे या बुरे होने की बात कर सकता है, लेकिन उसको पलट नहीं पाता है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, क्योंकि यहाँ दो गुटों के बीच मामला कोर्ट में अपने सिंबल और दूसरी चीज़ों को लेकर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर राहत मिलना मुश्किल है। उस मामले में निश्चित तौर पर उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे सरकार में बने रह सकते थे, पर उन्होंने विश्वास मत हासिल ही नहीं किया। इसके पहले ही वे सदन से बाहर हो गए, और अब उनका इस बात का कोई औचित्य नहीं है इस्तीफा देने के बाद कि उनकी सरकार बनाई जाए। और ये बड़ी पेचीदगी वाला मामला है। फैसला भले ही गलत था, लेकिन उनकी वापसी उस वक्त उस फैसले में संभव नहीं थी। जी जवाहर जी, जिस तरह का जो डबल बेंच में जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, महाराष्ट्र की सियासत में लगातार संजय राउत अपना बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट पर फैसला आएगा और जो है उनका अपनी करनी का जो है असर देखने को मिलेगा। जवाहर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की सियासी उफान जो है इस फैसले के बाद आ सकता है महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए आशुतोष जी, इस प्रकार से हम शुरू से देख रहे थे कि सारी की सबकी नजर जैसे देखा जा रहा था कि किसी के ऊपर लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय है किस प्रकार का आदेश देते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा है कि जिस प्रकार से एक लार्जर बेंच, एक बड़ी बेंच के तरफ आगे को जब इस केस को पूरे सुनवाई को जब दिया गया, तो तब से ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की बेंच को, उसको या उसकी सरकार को अब कुछ समय का और मोहलत मिल गई है एकनाथ शिंदे को, तो कुछ समय तक और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अभी जैसे इसमें एक हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे शुरू से उनका ये कहा जा रहा है कि गवर्नर जो है वो एक सियासी खेल, जैसे पॉलिटिकल गेम या पॉलिटिकल साइड नहीं ले सकते। और जिस प्रकार से गवर्नर ने जिस प्रकार से जब फ्लोर टेस्ट की जब मांग की थी, तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी था, पूरी तरीके से इलीगल था। तो उनका ये इस मामले में एकदम साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कि गवर्नर ने अपना जो है किसी तरीके से किसी राजनीतिक पक्ष का या राजनीतिक अपना जो रोल जिसको हम कहते हैं या एक राजनीतिक अपना जो पार्ट है उनको नहीं खेलना चाहता। और अगर फ्लोर टेस्ट अगर जरूरत थी या अगर मांगा जाना था, तो वो
देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके तरफ से उस मांग को आना चाहिए था और गवर्नर के तरफ से नहीं आया। तो उन्होंने इस बात पे काफी दिया है कि, और उनके एक जो काफी जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक वाक्य जो उन्होंने कहा कि गवर्नर हैज अर्ड इन जजमेंट दैट एमवीए हैड नो मेजॉरिटी। तो उन्होंने इस बात पे भी एकदम क्लियर कर दिया है कि जो भी एमएलए जो विधायक जो उद्धव ठाकरे के पार्टी से या उद्धव ठाकरे नेतृत्व से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की तरफ गए हैं, वो उद्धव ठाकरे या उनके कुछ नीतियों से नाराज थे, ना कि एमवीए सरकार से। तो इस बात पे हमें काफी जोर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से जो कई पॉइंटर जो दिए हैं कि जो भी एमएलए जो भी विधायक हैं वो एमवीए सरकार से बाहर नहीं आए थे, वो सिर्फ शिवसेना पक्ष जो उद्धव ठाकरे उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रहा था उससे बाहर आए। तो अब आने वाले कुछ समय काफी दिलचस्प और काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। आप बिल्कुल काफ़ी रोचक मोड़ पर महाराष्ट्र की सियासत यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। पंकज जी, हाल ही में जो एनसीपी के प्रमुख रहे शरद पवार, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में बाकायदा उन्होंने उल्लेख किया था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उन्हें जिन्हें लड़ना चाहिए था वो लड़े नहीं, थोड़े कमज़ोर साबित हुए। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो राहत मिल सकती थी। इन दोनों ही को अगर हम परिप्रेक्ष्य को देखें तो कहीं ना कहीं क्या ये समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे भारी दबाव में थे या वो लड़ नहीं पाए, वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, सरकार यानी कि बच सकती थी उनकी उस दौरान? सरकार बचने की तो कोई संभावना थी नहीं। वो अगर फ्लोर टेस्ट पे भी जाते और अगर स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट बुला ही लिया था, यहाँ पे बात चल रही है कि फ्लोर टेस्ट बुलाने के ही लिए स्पीकर का कदम अवैधानिक था। अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट बुला लिया था और उसके बाद वो नहीं भी जाते तो फ्लोर टेस्ट होता और बहुमत भी निश्चित तौर पे इतने विधायक उनको छोड़ के चले गए थे, तो एक गुट अलग बना दिया गया था, उसकी मान्यता दे दी गई थी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे उस विश्वास मत में भी हार जाते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक नियम है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई वो उस समय फ्लोर टेस्ट पे नहीं गए, लेकिन फ्लोर टेस्ट पे हार जाते तो भी स्थितियां यहीं रहती, फैसला नहीं बदल पाता। जहां तक शरद पवार की बात है, तो शरद पवार ने किताब में जो भी लिखा वो कहते क्या है करते क्या है, इन सारी बातों को देखना होगा। क्योंकि उस समय उन्होंने उस मामले से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया था और ये कहा था कि ये शिवसेना का अपना मामला है, उद्धव ठाकरे जाने और उनके सदस्य जाने, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आज वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे उस समय कमजोर पड़ गए, उसके मायने सियासी तौर पे उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऐसा बताने या कहने की कोई कोशिश नहीं की कि आप फ्लोर टेस्ट का सामना करो। क्योंकि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला पूरे गठबंधन ने मिलकर ही लिया होगा, जिसमें कांग्रेस भी होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी होगी, और वो समझ रहे होंगे यदि उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार बचा सकते हैं, तो ये दोनों दल भी उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि आप सदन में जाइए, बहुमत साबित कीजिए। लेकिन उस समय स्थितियां साफ दिख रही थी कि फ्लोर टेस्ट में भी उनका हारना तय था। इसलिए उन परिस्थितियों का आज शरद पवार के बयान के साथ किसी तरह का कोई तालमेल दिखाई देता नहीं है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जवाहर जी ये भी कह रहे हैं कि यथा स्थिति बहाल नहीं हो सकती, यानी कि कहीं ना कहीं जो उद्धव गुट है उन्होंने मांग की थी कि भाई जैसे पहले स्थिति थी वैसी हो जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया कि यथा स्थिति जो है वो बहाल नहीं हो सकती है। और इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है कि भाई आप भले आप प्ली कर रहे हो लेकिन इस्तीफा नहीं देते तो ऐसी स्थिति बन सकती थी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और यहाँ पर समझना चाहूँगा जवाहर जी, मेरा इसमें एक एडिशनल एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से जो सियासी यहाँ पे करवट बदली जा रही है, एनसीपी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले, क्योंकि संभावना थी कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस तरह का फैसला सुना सकता है, एक तैयारी जरूर करती हुई दिखाई दी एनसीपी की भाई हमारी पार्टी में टूट ना हो। शरद पवार ने इसमें बड़ा गेम खेला, पहले अपना इस्तीफा दिया, फिर उसको इस्तीफे को वापस कराया, तो कहीं ना कहीं उस तैयारियों को जो है यहाँ पर करके एनसीपी ने तो अपना किला मजबूत कर रखा है। हाँ जी आशुतोष जी, जैसे हमने देखा कि कई अटकलें लगाए जा रहे थे कि शरद पवार के जो भतीजे और जो अभी महाराष्ट्र के सदन के जो विपक्ष नेता हैं अजित पवार, वो कहीं ना कहीं कुछ विधायकों के दल के साथ शायद भारतीय जनता पार्टी में उनका अपना सपोर्ट दे सकें या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जा सकते। लेकिन कई दिनों से ये एक अटकलें लगाए जा रहे थे, जिसका कई बार हमने अजित पवार ने खुद सामने उन्होंने खुद कहा था कि नहीं ऐसा कोई निर्णय हमने नहीं लिया, ऐसा हमने नहीं, लेकिन ऐसे भी देखा जा रहा है कि अध्यक्ष शरद पवार ने जिस प्रकार से अपने जो पत्ते खोले, जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद राजीनामा दे रहा हूँ अध्यक्ष पद से, उसके बाद हमने देखा कि जो अगले जो 3 दिन का जो माहौल था पूरे पक्ष में, तो सारे के सारे नेता यही चाह रहे थे कि शरद पवार अपने ये जो उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय को वापस लें और उसके बाद बाकी की चीजों पे वो बात करें। तो इस पे स्पष्ट हो गया था कि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष पद को नहीं छोड़ रहे हैं। और उसके बाद ये भी देखा गया कि
जो माहौल बना था कि वो यहाँ जाएंगे या जिस प्रकार से धीरे धीरे कम किया जाएगा या अजित पवार अपने गठ के साथ जाएंगे, तो उस बात को और उस पूरी खबर को पूरी तरीके से बंद हो गया था, पूरी तरीके से वो चर्चा पे खत्म हो गई थी। तो जैसे हमने ये देखा कि अब देखा ये भी जा रहा है कि अजित पवार ने जब से ये बात छिड़ी, से जब सरकार में जब से बात चल रही थी कि अगर ये ऐसा कुछ होगा तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कई अटकलें लगाए गए थे कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन जब इस बात पे कोई तो साबित ही नहीं होता, इसे ये साबित हो गया कि अजित पवार अब नहीं जा रहे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि अगर उद्धव ठाकरे चाहते तो वो सरकार में रह सकते थे, लेकिन जैसे हमारे मित्र ने भी कहा कि उस प्रकार उस समय का जो माहौल जो बन चुका था कि उद्धव ठाकरे को अपनी जो है किसी प्रकार से कोई बहुमत या किसी प्रकार से मेजोरिटी साबित करने का कोई भी रास्ता उसमें था नहीं, और जिसकी वजह से ये देखा गया कि उद्धव ठाकरे ने खुद अपने पक्ष पे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री के पद से। जी पंकज जी, अगर ये समझना चाहें कि अब आगे की जो सियासत आप किस तरफ आगे बढ़ते देख रहे हैं, क्योंकि अब लगातार जो बयान आएंगे यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे राहत फिलहाल मिलती नजर आई शिंदे गुट को, 7 बेंच की जो जज को ये जो है फैसला आगे बढ़ा दिया गया है, इसमें भी और वो मंथन होगा क्योंकि इसमें समय का बड़ा महत्व है। कितना टाइम फैक्टर्स में कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, कुछ दिनों का टाइम शिंदे गुट को जरूर मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी, अगर शिंदे गुट को नकार दिया जाता है, उनकी सदस्यता चली जाती है या उनको असली शिवसेना मानने से इनकार कर दिया जाता है, तो शिंदे गुट के पास ये ऑप्शन तो बचा ही नहीं है कि वो वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाएं और उद्धव ठाकरे फिर से सरकार बनाए, क्योंकि ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। अब ये तो एक हमारा सोच हो सकता है, हमारा अनुमान हो सकता है कि जितने विधायक हैं वो वापस चले जाएं उद्धव ठाकरे के पास और वापस शिवसेना असली मान के उसमें शामिल हो जाएं और फिर से एक चुनाव की तरफ जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बात आ रही है कि अजीत पवार के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना के सरकार बना सकती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना, तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ये वाली गलती भी नहीं दोहराएगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए इस तरह से पार्टियां तोड़ तोड़ के बार बार सत्ता में जाएगी तो उस तरह की दिक्कतें आएगी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी और आने वाले कई राज्यों में चुनाव है, उससे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना होगा। ऐसे में ये संभावना भी नहीं दिखती कि भारतीय जनता पार्टी अब अजीत पवार के साथ इस केस के फैसले के बाद किसी तरह की सरकार बनाने की कोशिश करेगी या अजीत पवार को बाहर से समर्थन देकर उनको सीएम बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। सीधा सीधा रास्ता यह दिखता है कि कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में फिर से चुनाव की तैयारी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में फिर से चुनाव की तैयारी की यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, और जवाहर नायर जी आप लगातार मुंबई में हैं और महाराष्ट्र की सियासत को अब लगातार कवर करते रहे हैं, माहौल समझना चाहेंगे क्योंकि एमजीवी की सरकार भी रही थी महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद जिस तरह से टूट फूट हुई, क्योंकि बहुत ही परस्पर विरोधी थे। एनसीपी की हम बात करें, कांग्रेस की पार्टी की बात करें, शिवसेना उनसे मिलती है, तो एक परस्पर विरोधी जो सरकार है वो पार्टी हैं जो मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। आम लोगों का क्या परसेप्शन अभी बनता आपको नजर आ रहा है, अगर हम जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश करें, कि एकनाथ शिंदे की सरकार से कितनी जनता अभी तक खुश है कामकाज को लेकर, या लगता है कि एक बार फिर चुनाव में उतरेगी तो किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है? देखिए आशुतोष जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि जब एनडीए सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा था कि जिस प्रकार से एक आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टी जो कांग्रेस और शिवसेना जो शुरू से ही है, अगर वो एक साथ अगर मिल गई तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि शुरू में जैसे मैं ये नई बनी थी तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज हैं, इस प्रकार से कैसे काम करेगी, एक साथ कैसे कर पाएगी। लेकिन कुछ ही समय में पूरे देश को, पूरे संसार, पूरे दुनिया में जब कोविड का जब माहौल बना तब हमने ये देखा कि हालांकि उद्धव ठाकरे पहली बार एक एडमिनिस्ट्रेटिव भागदौड़ संभाल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से या उनकी सरकार ने जिस प्रकार से कोविड का सामना किया और जिस प्रकार से कई सेवाओं को उपलब्ध किया, तो वो उसको काफी हद तक सराहा गया। और खासकर मुंबई में, जैसे महानगर पालिका थी, मुंबई में कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोविड के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, कई बड़े संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती है या बड़े संख्या में लोगों को तकलीफें हो सकती है, खासकर धारावी में। लेकिन हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट और कई जगह से, कई हाई कोर्ट की तरफ से हो गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने उद्धव ठाकरे
सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उसको काफी सराहा गया, और कभी हमने ये भी देखा कि काफी लोग भी काफी खुश थे, क्योंकि एक पहली बार अगर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव बागडोर संभालते हैं और उसके बाद इस प्रकार का रिजल्ट देना, तो पब्लिक एज ए होल तो काफी उस समय तो काफी खुशी थी, क्योंकि माहौल, और हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र सरकार में जैसे देखा कि भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट जिसको हम कहते हैं, और एक महत्वपूर्ण राज्य में जब देखा गया शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने देखा कि कहीं ना कहीं अड़चने सरकार को रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि गठबंधन में वो हमारे साथ थे, हमारे साथ चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। तो कई चीजें थी, और एक चैलेंज जैसे हमने देखा है कि चुनौती भरा जो उद्धव ठाकरे का जो पूरे जो कार्यकाल था बड़ा चुनौती भरा था, जिसके और उस चुनौती में जैसे ये बोला जा सकता है कि वो काफी अच्छे तरीके से उभर के आए थे। आशुतोष, तरह से उभर के आए थे, कहीं ना कहीं सियासी जो है मजमून आपने हमें काफ़ी हद तक समझा दिया है। हालांकि इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर अपडेट बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हुई थी, उस मामले के बाद जिस तरह का फैसला सामने आ रहा है, उसके बाद एक बात साफ है कि एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी, और ये एक बड़ी राहत की बात हो सकती है एकनाथ शिंदे के लिए और तमाम उन बागी विधायकों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकार बनाई। और इसमें चूंकि एक समय का बड़ा फैक्टर है, राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, समय समय पर सियासत लगातार बदलती रहती है। ऐसे में कौन सी पार्टी, कौन से विधायक किस दल के नज़दीक जाते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का जो एकनाथ शिंदे सरकार के साथ में है, वो अभी फिलहाल बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं राज्यपाल के फैसले को लेकर जो आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जताई है, पंकज जी, अब कहीं ना कहीं एक नज़ीर तो बन गई है, क्योंकि इस तरह से स्पीकर को जिस तरह के पावर मिलते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लगा दिए कि भाई स्पीकर का फ्लोर टेस्ट कराना इस तरह से गलत था। आने वाले दिनों में अगर इस तरह की स्थिति किसी और राज्य में बनती है, कहीं और बनती है, तो उसके लिए भी एक ये नज़ीर का काम करेगा। देखिए, इस तरह के मामलों में अक्सर कोर्ट ने पहले भी फैसले दिए हैं और सरकारें गिराई जाती रही है, सरकारें बनती रही है, लेकिन राजनीतिक दल, संसद और सदन अपने हिसाब से काम करते हैं और वो नज़ीर आज अपने को दिखती है, लेकिन आने वाले समय में फिर वही चीज़ें दोहराई जाती है और उसी तरह की चीज़ें होती है। और कोर्ट यही कहता है कि इस मामले में ऐसा हो चुका है तो हम इस फैसले को पलट नहीं सकते, क्योंकि जब फैसले होते हैं उस समय कोर्ट किसी तरह का निर्णय नहीं देती है। वो बोलती है कि सदन के अंदर का मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, कोई कोर्ट आएगा तब बात करेंगे। कुछ मामलों में राजनीतिक गुणाभाग के तहत ये भी होता है। ऐसे ही एक मामले में पहले एक सरकार बहाल भी की जा चुकी है और इसी तरह स्पीकर के फैसले को वो बता के, लेकिन आज आप बोलते हैं कि ये स्पीकर का फैसला गलत था, सरकार बहाल नहीं हो सकती। हमने पहले कई दौर में देखा है कि सरकारें गिर गई, उसके 8 साल 10 साल बाद फैसला आता है कि सरकार गिराना गलत था, उसके बाद 3 सरकारें बन चुकी होती है। तो सारे लोग जानते हैं कि आज जो कर लिया है इस पे आगे चलेगा और इस सब कानूनी प्रक्रिया में इतना लंबा समय जाएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री वापस उस पद पे नहीं लौट सकता। इस बात का फायदा राजनीतिक दल हमेशा से उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। कुछ दिनों के लिए लगेगा, हाँ, हो सकता है कि महाराष्ट्र में या कुछ दिनों में आसपास के दूसरे राज्यों में इस तरह का काम न करे कोई पार्टी, लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं रहेगी। अदालत की बात अपनी जगह है, लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। राजनेता तो लोगों को बातें भुलाने के लिए बड़े मशहूर हैं, वो दूसरी चीज़ें उस समय सामने ला देते हैं, इसलिए लगता नहीं कि आगे इस तरह की घटनाएं फिर नहीं दोहराई जाएगी। लगता नहीं कि इस तरह की घटनाएं दोहराई जाएगी। कहीं ना कहीं सियासी जो उठापटक हैं वो लगातार इस तरह से बनते रहते हैं और जिस तरह की स्थिति यहाँ पे सामने आ रही है, बहुत ही रोचक घटनाक्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि काफ़ी उम्मीद थी यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट को कि बड़ा फैसला जो उनके पक्ष में आ सकता है और तैयारियां भी, यहाँ तक कि कई पोस्टर भी लगे थे। जवाहर जी, यहाँ तो एनसीपी के जो नेता रहे अजीत पवार, उन्होंने तो दावा भी ठोक दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, अगर मुझे मौका मिलता तो बिल्कुल बनना चाहूँगा मुख्यमंत्री। तो कहना है कि जो सेहरा उन्होंने सजा के रखा था, तो पहले तो वो पोस्टर तक ही सीमित रह गया, फिर उसकी उम्मीदों पर पानी उनके खुद चाचा जी शरद पवार ने फेर दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आया है कि जहाँ पर एनसीपी को बड़ी भूमिका फिलहाल निभाने की तैयारी में दिखाई दे रही हो। आशुतोष जी, आपने सही कहा कि जैसे शुरू से ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने शुरू से ही हर बार जो मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोका है कि, और उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि ऐसी कोई स्थिति जब आती है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के तरफ से अगर ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार पार्टी रहेगी और उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो खुद रहेंगे। अब जैसे उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि इसके पहले
जब कांग्रेस के साथ जब उन्हें एक बार मेजोरिटी मिली थी, उन्हें ज्यादा आमदार उनकी जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद 2004 में हमने ये देखा था कि कांग्रेस से ज्यादा राष्ट्रवादी को 2 सीट ज्यादा मिली, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार ने तब कांग्रेस के नेतृत्व के साथ चर्चा की और जो कांग्रेस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद का जो उन्हें सौंपा था, तो उस प्रकार से ये भी देखा गया है कि अजित पवार का जो है ये कई वर्षों का, जैसे उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि हर नेता, जो भी नेता अगर राजनीति में आता है तो उसे ये लगता है कि उसका भी प्रमोशन हो, और उन्होंने कई पत्रकारों से ये भी कहा कि जब भी आप फील्ड पे रिपोर्टिंग करते तो आपको भी लगता है कभी ना कभी कि आप भी चैनल के या उस अखबार के संपादक बन रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है, महत्वाकांक्षा लोगों की आशाएं होनी चाहिए बड़े बनने की। तो जैसे हमने देखा है कि जैसे आपने ये भी सही कहा कि अब तो बस ये पोस्टर तक ही सीमित रह गया है, जिस प्रकार से उम्मीद ये थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और उसमें कुछ नहीं तो 16 जो विधायक जो पहले सस्पेंड किए गए थे, जो डिस्क्वालीफाई किए गए थे, सॉरी नॉट सस्पेंड, डिस्क्वालीफाई किए गए, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई ही रखा जाएगा। और उसके बाद आपकी जो सरकार है, एक नाथ शिंदे की जो सरकार है, उसमें काफी तकलीफें आ सकती है, क्योंकि उस जो 16 विधायकों की जो संख्या तो उसमें एक नाथ शिंदे खुद भी थे। अब लेकिन जब ये देखा गया कि अब ये एक बिगर बेंच को, लार्जर बेंच को दिया गया है, तो अब कुछ और समय की बात है। अभी देखिए जैसे एक मिड टर्म, कई लोगों की ये भी एक उम्मीदें लगी हैं कि शायद महाराष्ट्र में फिर से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब के जो परिस्थिति जब ऐसे लग रही है कि फिर जब ज्यादा समय रह नहीं गया है, 1 साल के अंदर ही रह गया। हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव जो है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे विधान में लिखा गया कि हम 6 महीना पहले के आसपास उसे कर सकते हैं, तो एक जो मिड टर्म पोल्स होंगे या समय से पहले होने के संभावना काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जैसे पंकज जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो जोड़ तोड़ की सरकार कई राज्यों में जैसे देखा गया है, कर्नाटक में देखा गया, गोवा में भी कई कुछ हद तक हुआ, अब जैसे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी इसका प्रयत्न किया गया, महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो गए, तो इससे लोगों के मन में जैसे हम देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है कि हर राज्य में यही चल रहा है। तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब केंद्र में भी हो, ये ना चाहे कि तुरंत चुनाव कहीं भी हो, जिसकी वजह से एक, जैसे हम कहते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होने की संभावना हो सकती है। तो अब जैसे देखा जा रहा है कि अब मिड टर्म चुनाव, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है अपना जो पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद ही चुनाव होंगे। रिएक्शन है अभी शॉर्ट्स में जो हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, संजय राउत का एक शॉर्ट्स में हमें एक रिएक्शन है, हम सुनाने की कोशिश करते हैं, देखिए। सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूँगा अगर 16 MLA डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूँ, मैं शिवसेना का MP हूँ, मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूँगा अगर 16 MLA डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। संजय राउत का जो दर्द है वो समझा जा सकता है। काफ़ी उम्मीद थी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो लगातार जो है बॉम्ब छोड़ते रहे सियासत में, और कहीं ना कहीं सियासत में कहीं ना कहीं वो कहते रहे कि देखिए साहब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन जिस फैसले से उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उससे उन्होंने नाउम्मीद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत यहाँ पर शिंदे गुट को मिली है, सरकार बनी रहेगी फिलहाल तो, और अब वो कह रहे हैं कि खतरा क्यों नहीं है। हालांकि हम जिन 16 विधायकों की बात यहाँ पर संजय राउत कर रहे हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवसेना के जो 16 बागी विधायकों पर फैसला जो है
उसका अधिकार स्पीकर को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, स्पीकर इस पर फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गेंद जो है, या कहा जाए कि बॉल की जो ताकत है, वो इस समय बीजेपी शिवसेना गुट शिंदे गुट के पास है, क्योंकि स्पीकर उनका है। लिहाजा पंकज जी, क्या लगता है कि संजय राउत के जो चेहरे पे जो चमक दिखाई दे रही थी कुछ समय पहले, आंखों में चमक थी, चेहरे पे वो मुस्कान थी, वो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है, और वो खुद से रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे नहीं नहीं खतरा है, कैसे खतरा नहीं, कैसे बोल सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। उनकी मनोस्थिति पर मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। देखिए, संजय राउत जो हैं वो हर बार कुछ ज़्यादा ही आकलन करते हैं और ज़्यादा ही बोलते हैं। उनका ज़्यादा बोलना और ज़्यादा आकलन राजनीतिक रूप से उन्हें भले ही अच्छा लगता हो कि मैंने आज बहुत अच्छा बोल दिया, लेकिन पब्लिक के बीच उनके जो वर्ड्स होते हैं वो जब बराबरी पे नहीं आते हैं, किसी फैसले पे नहीं आते हैं, तो लोगों को फिर ये लगता है कि ये कुछ भी बोलते हैं। और जब किसी राजनेता के बारे में जनता ये सोचने लगती है कि कुछ भी बोलते हैं, तो उनके कहे हुए का कोई महत्व नहीं रह जाता। संजय राउत एक पत्रकार रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन उनका लगातार बोलना और उस बोलने में अक्सर विरोधाभास होता है, जिससे उनके छवि बड़ी खराब होती है। इस समय वो एक बार फिर झल्लाए हुए होंगे, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि कैसे कह सकते हो कि सरकार को खतरा नहीं, कैसे कह सकते हो। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उसमें सरकार पूरी तरह से बची हुई है। आगे क्या होगा इस बारे में आज कोई भी बात करना किसी मतलब का नहीं होगा। बात जहाँ तक हो रही है कि 16 विधायकों का फैसला स्पीकर करेंगे, बात फिर वही है कि स्पीकर का फैसला पहले गलत था, स्पीकर असंवैधानिक थे, आज फिर वही मामला किसके हाथ में है, स्पीकर के। ऐसे आप बार बार देखिए कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सदन के अंदर जो चीज़ें होती है उनको ही मान्य होता है, कोर्ट केवल उस पर अपनी टिप्पणियाँ देता है। इसलिए ये माना जाएगा कि स्पीकर का फैसला क्या होता है, वो क्या करते हैं। कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने कई विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, उसके बाद भी वो किसी न किसी कारणों से स्पीकर ने उन्हें विधानसभा से हटाया नहीं है और वो अभी भी विधानसभा में बने हुए हैं। तो यहाँ भी इस तरह की स्थितियाँ बन सकती है। इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। अब जवाहर जी, एक आखिरी दौर में मैं पूछना आपसे ज़रूर चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से जैसे ना कि बिल्कुल तैयारी करके बैठे थे, जैसे इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि अजीत पवार काफ़ी तैयारी करके बैठे थे, संजय राउत तैयार करके बैठे थे कि इस एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, वो 16 विधायकों को अयोग्य यहाँ पर साबित कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे का पूरी जिम्मेदारी स्पीकर को दे दी है, तो जाहिर सी बात है वो जो एक बड़ा एक हथियार हो सकता था एनसीपी के हाथ या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हाथ में, वो अब उनके हाथ में नहीं रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो खींच वो जो जिसके हम चर्चा करें वो दिखाई तो साफ तौर पर दे रही है, लेकिन अब रास्ते क्या बचते हैं अब, क्योंकि सियासत में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपको लगता है कि अब एनसीपी और शिवसेना गुट उद्धव ठाकरे गुट में भी अभी और टूट हो सकती है क्या? देखिए आशुतोष, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसका जो निर्णय है स्पीकर को करना चाहिए, अब इस पे संजय राउत का शुरू से यही बयान रहा है कि जब ये जो 16 विधायक को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब के स्पीकर को उस पे निर्णय लेना चाहिए, ना कि जो नए स्पीकर जो राहुल नार्वेकर जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी उसके बाद जब नए स्पीकर है ना तो उन्हें लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं होता कई समय से चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अब जिस प्रकार से कह दिया है कि स्पीकर को इस पे निर्णय लेना है, तो अभी जो मौजूदा स्पीकर राहुल नार्वेकर है उस पे अब निर्णय लेंगे। और हालांकि जैसे देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी पक्ष के तरफ से कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था कि अजीत पवार के साथ शायद बगावत कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार के जब जैसे लोगों का ये कहना है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया और जब इससे वापस ले लिया, तो उसके बाद उस प्रकार के एक माहौल में कुछ खास कम या कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि सत्य दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और हालांकि शिवसेना पक्ष जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो है, कई विधायक तो जा चुके हैं, कई सांसद भी जा चुके हैं, अब जाने के लिए कुछ खास लोग अब बचे नहीं हैं। तो ऐसा आने वाले समय में लग नहीं रहा है कि शिवसेना में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ और लोग दूसरे पक्षों में जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ पत्रकार जवाहर नाडर जी, मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज मुकाती जी, संपादक पब्लिक फर्स्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है एकनाथ शिंदे सरकार पे कोई खतरा नहीं है, और अब जिन 16 विधायकों की बात यहाँ पर की जा रही है उनका फैसला स्पीकर को करना है, और जिस तरह की परिपाटी रही उसके हिसाब से तो समझा जा सकता है कि इन 16 विधायकों की विधायकी पर कोई खतरा नहीं है। लिहाजा जो खींच इस समय हम शिवसेना गुट उद्धव ठाकरे गुट में देख रहे हैं, और एनसीपी में वो लोग जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, बड़ी भूमिका निभाने ख्वाब देख रहे थे, उनके उम्मीदों पर पानी फिरता यहां पर नजर आ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर नजर लगातार बनी रहेगी और कई बड़ी खबरें और आपका इंतजार करिए। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।
इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।